दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसका आज हमारा पार्ट 9 है, जिसमें हम अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे और उसके बाद में हम उद्देशिका के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर पिछली क्लासों को देख सकता है और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारी क्लासों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही बेहतर साबित होगी। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? ए दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, बी पंचायती राज से, सी भूमि सुधार से, डी संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध पिछले क्लास में हमने बताया था कि दा से दल बदल और दा से 10वीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए बैंकिंग, बी बीमा, सी जनगणना, डी गैस। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो वह हो जाएगा डी गैस नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिए गए विकल्पों में विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन है। ए रक्षा, बी वैदेशिक मामले, सी रेलवे, डी कृषि। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि रक्षा तो केंद्र सरकार का काम है, रेलवे भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और विदेश मामलों के बीच में हस्तक्षेप जो करती है वह भी केंद्र सरकार यानी कि संघ। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? यह हो जाएगा हमारा कृषि। यह किसके अंतर्गत आती है? राज्य के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम डी वाले ऑप्शन को लगाकर आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ए विद्युत, बी विद्युत ए शिक्षा, बी विद्युत, सी रेलवे पुलिस, डी वन। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर यहाँ देखा जाए तो हो जाएगा सी रेलवे पुलिस का। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत और राज्य सूची में रेलवे पुलिस का नाम आता है। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी व्याख्या को। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ए रेलवे पुलिस, बी निगम कर, सी जनगणना, डी आर्थिक नियोजन। तो जैसा कि
पिछले क्वेश्चन में हमने देखा तो वहाँ पर हमारा राज्य सूची के अंतर्गत रेलवे पुलिस आता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? 4 ऑप्शन हैं। ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी राज्य सूची। पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है? ए दंड प्रक्रिया, बी पुलिस, सी कारागार, डी लोक व्यवस्था। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए दंड प्रक्रिया। देखते हैं इसकी व्याख्या पर एक बार नजर डालेंगे। संविधान की 7वीं अनुसूची थर्ड समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। अगला क्वेश्चन, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। किसके अंतर्गत? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका सही हो जाएगा। ए दिया है सूची 1 केंद्र सूची, बी सूची 2 राज्य सूची में, सी सूची थर्ड समवर्ती सूची में, डी तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो यह विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची थर्ड समवर्ती सूची में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर वही दिया गया है जो कि प्रश्न में है। आगे बढ़ जाएंगे हम सीधे प्रश्न की तरफ। अगला दिया, भारतीय संविधान की 7वीं सूची प्रविष्ट कर राज्य संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर फिलहाल हम आपको इसका सही उत्तर बताते हैं कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत तो ए और सी यानी कि सूची 1 प्रविष्ट 72 और सी सूची 2 प्रविष्ट 37, इसके 2 राइट आंसर होंगे, यानी कि ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ए 6ठी अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वह हो जाएगा बी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सरकारें कर लगाती हैं। अगला प्रश्न, भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है? ए संघ सूची में, बी समवर्ती सूची में, सी राज्य सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा सी राज्य सूची में। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? देखते हैं ऑप्शनों के अनुसार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी 5वीं अनुसूची।
देखते हैं इसकी व्याख्या को। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजाति भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ए 3वीं, बी 5वीं, सी 7वीं, डी 9वीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी 5वीं। अगला प्रश्न। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? 4 ऑप्शन हैं। ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मणिपुर में यह संविधान की अनुसूची लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, डी बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू हुए हैं, तो वह हो जाएगा हमारा ए त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नगर पालिका से, बी पंचायती राज से, सी केंद्र राज्य संबंध से, डी भ्रष्टाचार निवारण से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? पंचायती राज संबंधित है। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 22, बी 24, सी 29, डी 32।
तो भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। तो यहाँ पर अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट होते हैं और यहाँ से स्टार्ट होंगे उद्देशिका के महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न। तो देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम। प्रश्न नंबर 1 छोड़ दिया है क्योंकि वह पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? 4 ऑप्शन है। ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह उद्देश्य का या प्रस्तावना का के शब्द हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं इसके बारे में, या इससे पहले हम आपको प्रस्तावना के बारे में बताते हैं कि पूर्ण प्रस्तावना क्या दी गई है। जैसा कि प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में यानी कि मिति मार्ग से शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह हमारी प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का हो जाएगी। आप किसी भी बुक में आप इसको देख सकते हैं। देखते हैं इसके हम सलूशन को। फिर 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र के संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 4 ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से स्टार्ट होगा तो हमारा ए वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो लोकतंत्रात्मक पहले आता है और पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द बाद में आते हैं। तो ये 2 ऑप्शन हमारे इस प्रकार कट जाएंगे और बचेगा हमारा सिर्फ बी वाला ऑप्शन। तो बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देशिका, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उद्देशिका में।
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत द प्रेम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनःहैसियत को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत एवं आदर्शों को प्रतिदर्श करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीयत को आकार देने की भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार के न्याय? तो यह हो जाएगा ए 3, 5, 2, 1 इस क्रम में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। भारत के संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही हो जाएगा? ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। बी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो इस प्रकार सार्वभौम यहाँ पर भी दिया गया, सार्वभौम यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो देखते हैं हम सीधे इसको एक बार छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ तो मिस्टेक लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, या अगले प्रश्न से पहले हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। दिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम यानी कि संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम और डी धर्मनिरपेक्ष। तो इन चारों ऑप्शनों में से सबसे पहले क्या आएगा? तो जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा था अभी, तो सार्वभौमिक सबसे पहले आएगा, यानी कि सार्वभौम सी वाला जहाँ पर हो सी से स्टार्ट होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सी के बाद में सार्वभौमिक समाजवादी, उसके बाद में आ जाएगा समाजवादी, तो सी के बाद में ए होना चाहिए, और सी के बाद में यदि ए होगा तो हमारा यह ऑप्शन, 2 ऑप्शन कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ हमारा ए वाला ऑप्शन, यानी कि सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। 1, 2, 3 और 4 नंबर, इस प्रकार इसका क्रम बनेगा।
बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ए 42वां संशोधन, बी 44वां, सी 46वां संशोधन, डी 74वां संशोधन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ए संप्रभुता, बी व्यक्ति की गरिमा, सी समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, डी निजता। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और क्लास को सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जाते जाते आप सभी लोग एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं। आपको जैसे भी क्लास या लगी हो, यदि कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपका समय शुभ हो।